This is how intelligence is made. A new kind of factory. Generator of tokens. The building blocks of AI. Tokens have opened a new frontier, the first step into an extraordinary world, where endless possibilities are born. Tokens transform words into knowledge and breathe life into images. They turn ideas into videos and help us safely navigate any environment. Tokens teach robots to move like the masters. Inspire new ways to celebrate our victories. A martini, please. Call him right up. Thank you, Adam. And give us peace of mind when we need it most. Hi, Moroka. Hi, Anna. It's good to see you again. Hi, Emma. We're gonna take your blood sample today, okay? Don't worry, I'm gonna be here the whole time. They bring meaning to numbers to help us better understand the world around us. Predict the dangers that surround us. And find cures for the threats within us. Tokens can bring our visions to life. And restore what we've lost. Zachary, I got my voice back, buddy. They help us move forward. One small step at a time. CES 2025 कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स शो जो कि लॉस वेगस नेवाडा में यूएसए में अभी चल रहा है 7 जनवरी टू 10 जनवरी। हर साल वहाँ पर एक कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स शो होता है, इस साल भी हो रहा है और इसमें एनवीडिया के फाउंडर एंड सीईओ जेनसेन हुआंग का कीनोट आया है, जिसमें इन्होंने बहुत डिटेल में डिस्कस किया है अबाउट लाइक DLSS टेक्नोलॉजी, RTX Blackwell architecture, scaling laws, agentic AI, physical AI, artificial intelligence, autonomous vehicles, robotics, personal AI, supercomputer and many more। तो बहुत सारी चीज़ों को जेनसेंग ने डिटेल में डिस्कस किया है और हम लोग इस वीडियो के थ्रू, इस पूरे कंटेंट के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे कि ये पूरा ईयर कैसे AI का एक तरीके से युग होगा, कैसे रोबोटिक्स का युग होगा, कैसे पूरा रोबोटिक्स का टेक्नोलॉजी आ जाएगी, कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हम लोग की डे टू डे लाइफ में हेल्प करेगा। और इसने एनवीडिया ने इसमें अभी जस्ट पर्सनल AI सुपर कंप्यूटर लॉन्च किया है। तो इन सब को हम लोग डिटेल में देखेंगे वन बाय वन। सो लेट्स डीप डाइव इनटू दिस। जेनसन ने एक ग्राफ को डिस्कस किया है। आप यदि ग्राफ को देखेंगे, इट्स टॉकिंग अबाउट फ्रॉम 2012 एलेक्सनेट से परसेप्शन AI, जनरेटिव AI, एजेंटिक AI और फिजिकल AI की आज हम लोग बात कर रहे हैं। आज जब हम लोग अभी जिस एरा में हैं, उस एरा में जनरेटिव AI ऑलरेडी आ चुका है। एजेंटिक AI की बात करें तो वो अभी उसी पे वर्क हो रहा है। सो 2012 एलेक्सनेट इज अ
convolutional neural network architecture that was developed in 2012 by Alex, एलिया एंड जेफरी। तो यहाँ से एनवीडिया में एआई स्टार्ट हुआ था, इमेजेस से रिलेटेड, वर्ड से रिलेटेड या साउंड से रिलेटेड। परसेप्शन एआई की बात करें तो यहाँ पर बात होती थी अंडरस्टैंडिंग इमेजेज, वर्ड्स एंड साउंड। वहीं पे जनरेटिव एआई की यदि बात करें हम लोग, तो जनरेटिव एआई का मतलब क्या होता है, लाइक चैट जीपीटी हो गया और भी जितने भी जेमिनाई हो गए, चाहे और भी जितने भी मॉडल हैं एलएलएम मॉडल्स, वो होते हैं जनरेटिव एआई। जनरेटिव एआई को क्रिएट करते हैं, इमेजेस को, टेक्स्ट को, साउंड्स को, और वही हम लोग आजकल देख रहे हैं। अब जो डिस्कशन पिछले कुछ महीने से चल रहा है, दैट इज एजेंटिक एआई। एजेंटिक एआई में क्या होता है, एक तो जनरेटिव एआई होता है जिसमें कि टेक्स्ट को आप क्रिएट कर सकते हैं, कोई भी, जैसे चैट जीपीटी जैसा मॉडल हो गया या जेमिनाई जैसा मॉडल हो गया, वहाँ पे कोई भी क्वेरी डालते हैं वहाँ से आपको आंसर मिलता है। बट एजेंटिक एआई क्या करता है कि एक केवल उस टाइप के क्वेश्चंस को आपके सामने ही नहीं रखता है, ये मतलब एक्शन भी लेता है। जैसे कोई भी वर्क होता है, उस वर्क को, कोई रिपीटेटिवली वर्क है, उसको आप एआई से करा लेते हैं। सिंपली आप देते हैं वो वर्क और वो वर्क कर करके दे देता है। वो ग्राफ बनाना हो, कोई भी एनालिसिस करना है, वो देता है। लेकिन एजेंटिक एआई में हम लोग क्या करते हैं, या एजेंटिक एआई में क्या बात हो रहा है कि एजेंटिक एआई के थ्रू ये केवल उस प्रॉब्लम को ही नहीं देखता है, उसमें ये अपना ये लर्न भी करता है। मतलब वो मॉडल जो एजेंट होता है, जो एआई होता है, वो लर्न भी करता है अपने से, और लर्न करने के साथ साथ आपको सॉल्यूशंस प्रोवाइड करता है। दैट्स द बिग थिंग इन एजेंटिक एआई। नाउ वी आर डिस्कसिंग, मीन्स जो एनवीडिया ने अभी डिस्कस किया है, जेनसेंग ने, फिजिकल एआई की बात हो रही है। वो चाहे ऑटोनोमस कार की बात हम लोग करें, चाहे हम लोग रोबोटिक्स की बात करें, ये सारे फिजिकल एआई के पार्ट हैं। नेक्स्ट वन, ही डिस्कस अ रियली ग्रेट थिंग। अभी हम लोग इस वीडियो को देखेंगे एंड देन वी विल सी। अभी आपने ये जो वीडियो देखा, वीडियो वॉज रेंडर्ड इन रियल टाइम। ये रियल टाइम रेंडर हुआ है। कैन यू इमेजिन? मेजॉरिटी ऑफ द सीन वॉज रेंडर्ड यूजिंग एआई। हियर एआई जनरेटेड पिक्चर्स इन रियल टाइम। ये क्यों इतना इंपॉर्टेंट है कि ये रियल टाइम में पिक्सेल्स को जनरेट कर रहा है एआई के थ्रू? क्योंकि 9 आउट ऑफ 10 फ्रेम्स इसमें जो थे वो रेंडर हुए थे एआई को यूज करके, और रियल टाइम में रेंडर हुए थे। सो कैन यू इमेजिन दिस टेक्नोलॉजी कॉल्ड DLSS, इस टेक्नोलॉजी को बोलते हैं, और ये
फ्यूचर के इमेजेस को प्रिडिक्ट करता है, जनरेटिंग 3 एडिशनल फ्रेम्स फॉर एवरी फ्रेम कैलकुलेटेड। ये 3 एडिशनल फ्रेमवर्क को जनरेट करता है, यानी जो एक फ्रेम होता है उसके लिए 3 एडिशनल फ्रेम जनरेट करता है। लाइक फॉर एन एग्जाम्पल, इस वीडियो में 33 मिलियन पिक्सेल्स आउट ऑफ मीन्स 33 मिलियन पिक्सेल्स, ओनली 2 मिलियन वर कंप्यूटेड। मतलब इस पूरे वीडियो में टोटल 33 मिलियन पिक्सेल्स था, जिसमें से केवल 2 मिलियन को इसने कंप्यूट किया था। एंड एआई प्रिडिक्टेड द रिमेनिंग 31 मिलियन, यानी जितने 31 मिलियन और थे पिक्सल, उसको एआई ने खुद ही प्रेडिक्ट किया। इससे क्या होगा? इससे ये बेनिफिट होगा कि जो सिस्टम है, जो सीपीयू है, उसमें जो चिप लगा हुआ है, उस पे लोड कम होगा। डीप लर्निंग, सुपर सैम्पलिंग एंड रे ट्रेसिंग आर बोथ टेक्नोलॉजीज यूज्ड इन गेमिंग। ये दोनों टेक्नोलॉजी जो DLSS है एंड रे ट्रेसिंग है, ये दोनों गेमिंग में बहुत ज़्यादा यूज होते हैं, बट दे हैव डिफरेंट पर्पज एंड रिक्वायर डिफरेंट हार्डवेयर। लाइक DLSS, AI पावर्ड अप स्केलिंग टेक्नोलॉजी दैट इम्प्रूव्स परफॉर्मेंस एंड इमेज क्वालिटी। तो DLSS जो है ये अप स्केल करता है, यानी जो इमेज होता है उसके परफॉर्मेंस को, उसके क्वालिटी को अप स्केल करता है, यानी बढ़ाता है। DLSS वर्क्स बाय रेंडरिंग गेमिंग फुटेज एट अ लोअर रेजोल्यूशन एंड देन अप स्केलिंग इट टू अ हायर रेजोल्यूशन। तो ये कितना सही टेक्नोलॉजी है कि ये रेंडर जब करता है फुटेज को तो लोअर रेजोल्यूशन पे करता है, लेकिन बाद में इसे अप स्केल कर देता है हाई रेजोल्यूशन पे। दिस अलाउज वीकर ग्राफिक्स कार्ड टू प्रोवाइड प्लेबल फ्रेम रेट्स इन मॉडर्न गेम्स। तो इसमें जो मतलब कम पावर वाले भी GPU ग्राफिक्स कार्ड्स होते हैं, वो भी यहाँ पे यूज हो सकते हैं, मतलब काम कर सकते हैं। DLSS इज ओनली अवेलेबल ऑन, अभी ये NVIDIA RTX में ही अवेलेबल है। अब दूसरे टेक्नोलॉजी को समझ लेते हैं, दैट इज रे ट्रेसिंग। ये वीडियो के रेजोल्यूशन से रिलेटेड होते हैं दोनों टेक्नोलॉजी। अ लाइटिंग एंड रेंडरिंग टेक्निक दैट इनहेंस इमर्सन, रियलिज्म एंड फिडेलिटी। यानी जब रेंडरिंग होता है तो जो उसमें लाइटिंग पड़ती है किसी भी ऑब्जेक्ट पे, उसमें रियलिज्म का जो पार्ट होता है वो होता है रे ट्रेसिंग से रिलेटेड। रे ट्रेसिंग कैन इम्प्रूव सीन डिटेल। ये इम्प्रूव करता है सीन को डिटेल मतलब बनाने में। रिफ्लेक्ट ग्लास एंड अदर ट्रांसपेरेंट सर्फेसेस एंड इंक्रीज द एक्यूरेसी ऑफ एम्बिएंट occlusion effects. Ray tracing works on many different like AMD, NVIDIA and Intel. रे ट्रेसिंग तो और भी मतलब जो ग्राफिक्स कार्ड हैं इंटेल का चाहे NVIDIA AMD पे काम करता है, बट DLSS जो है वो अभी केवल NVIDIA के RTX कार्ड पे ही काम करता है। रे ट्रेसिंग क्या करता है कि वो जो भी रियलिज्म की क्वालिटी होती है या डिटेल उस वीडियो को बनाना होता है तो वहां पर ये काम आता है। मैंने ये एक और सर्च किया, व्हाट इज NVIDIA DLSS एंड हाउ विल इट इम्पैक्ट रे ट्रेसिंग फास्टर। DLSS कैन इम्प्रूव रे ट्रेसिंग का परफॉर्मेंस, यानी DLSS जो टेक्नोलॉजी अभी NVIDIA ने इंट्रोड्यूस किया है वो रे ट्रेसिंग के परफॉर्मेंस को और इम्प्रूव कर देगा। और DLSS 3.5 uses deep learning to enhance ray tracing with AI। तो यदि एग्जाम्पल में आपको देखना है तो जो DLSS का 3.5 वर्जन है वो AI मतलब रे ट्रेसिंग को इनहेंस करता है AI का यूज करके। DLSS कैन ऑल्सो हेल्प गेम्स रन स्मूथली विथ रे ट्रेसिंग इनेबल्ड। तो DLSS हेल्प करता है गेम्स को स्मूथली रन करने में
विथ हेल्प ऑफ रे ट्रेसिंग इनेबल्ड। तो ये दोनों टेक्नोलॉजी यूज कर करके एनवीडिया ने जो ग्राफिक्स कार्ड अभी बनाया है, इंट्रोड्यूस किया है RTX, वहां पे यूज कर रहा है। और आपने देखा कि इसका कितना ज्यादा यूज है कि 33 मिलियन पिक्सेल्स में से केवल 2 मिलियन को ही कंप्यूट करना पड़ा, मतलब मशीन को उतने ही पिक्सेल्स पे काम करना पड़ा, लेकिन एआई ने 31 मिलियन प्रिडिक्शन खुद ही कर लिया और उस पे वर्क कर करके इतना अच्छा रेजोल्यूशन दिया। नेक्स्ट वन, जेनसेंग ने डिस्कस किया RTX ब्लैकवेल के बारे में, तो उसको अभी डिटेल में देख लेते हैं। यहां पर एक और चीज मैं बताना चाहूंगा, जो जिम फैन है, एनवीडिया के सीनियर रिसर्चर हैं, इनका भी यहां पर आप यदि पढ़ेंगे, द न्यू कार्ड यूजेज न्यूरल नेट्स टू जनरेट 90+% ऑफ द पिक्सल फॉर योर गेम्स, जो अभी हम लोग बात करें। ट्रेडिशनल रे ट्रेसिंग एल्गोरिथम ओनली रेंडर 10%, यानी जो रॉ डेटा होता है, यानी जो स्केचेज होते हैं, उसकी बात कर रहा है। काइंड ऑफ रफ स्केच जो होता है वो 10% ही रेंडर हुआ और 90% जो है वो एआई के थ्रू रेंडर हुआ और जनरेट हुआ। एंड देन generative model fills in the rest of fine details. So let's go on RTX. Here it is, our brand new GeForce RTX 50 series Blackwell architecture. The GPU is just a beast. 92 billion transistors, 4,000 TOPS, 4 petaflops of AI, 3 times higher than the last generation Ada. And we need all of it to generate those pixels that I showed you. 380 ray tracing teraflops, so that we could, for the pixels that we have to compute the most beautiful image you possibly can. So you can see a RTX Blackwell architecture की यहाँ पे बात कर रहे हैं, जिसमें 92 बिलियन ट्रांजिस्टर्स इसमें लगे हुए हैं। G7 मेमोरी है, 4000 AI टॉप्स है, 380 T फ्लॉप्स हैं। So let's see. Of course, 125 shader teraflops. There's actually a concurrent shader teraflops as well as an integer unit of equal performance. So 2 dual shaders. One is for floating point, one is for integer. G7 memory from Micron, 1.8 terabytes per second, twice the performance of our last generation. And we now have the ability to intermix AI workloads with computer graphics workloads. And one of the amazing things about this generation is the programmable shader is also able to now process neural networks. So the shader is able to carry these neural networks, and as a result, we invented neural texture compression and neural material shading. As a result of that, you get these amazingly beautiful images that are only possible because we use AIs to learn the texture, learn the compression algorithm, and as a result get extraordinary results. तो आपने देखा ये RTX Blackwell जो आर्किटेक्चर है, ये कितना
पावरफुल है, जीपीयू है, ग्राफिक्स कार्ड है और कितना स्मॉल साइज में है. सो इट्स रियली ऑसम. नाउ लेट्स सी नेक्स्ट क्या डिस्कस कर रहे हैं. सो नेक्स्ट इज रेट. सो RTX 5070 की प्राइसिंग की यहाँ पे बात हो रही है एंड यू कैन सी इट इज ओनली $549 की बात हो रही है. तो ये ग्राफिक्स कार्ड 549 का है और अभी एनवीडिया ने इसे लॉन्च किया है. और ये जो पहले इनके सीरीज में, ये अभी 50 सीरीज की बात हो रही, इसके पहले वाला जो सीरीज था उसका ट्वाइस है. इसका परफॉर्मेंस की बात करें, ट्वाइस द परफॉर्मेंस ऑफ द 4090, मतलब जो पहला सीरीज था उसका ट्वाइस है विद द 5070 डिलीवरी 4090 परफॉर्मेंस एट अ लोअर प्राइस. और पहले वाले से इसका प्राइस बहुत कम है. इसमें AI पावर्ड एडवांसमेंट मीन्स DLSS जनरेटिंग एडिशनल फ्रेम्स लीडिंग टू सिग्निफिकेंट परफॉर्मेंस गेन्स. न्यूरल रेंडरिंग का इसमें पावर है. द फ्यूजन ऑफ AI एंड कंप्यूटर ग्राफिक्स फॉर फोटो रियलिस्टिक विजुअल्स. सो आप समझ सकते हैं कि एनवीडिया किस तरफ बढ़ा है AI के तरफ और ग्राफिक्स कार्ड कितना पावरफुल लेकर के आ रहा है. Now let's see about scaling laws. Jensen discussed about scaling laws and this is really very important. Let's see video and then we will इसके बाद हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे. The industry is chasing and racing to scale artificial intelligence. And the scaling law is a powerful model. It's an empirical law that has been observed and demonstrated by researchers and industry over several generations. And the scaling law says that the more data you have, the training data that you have, the larger model that you have, and the more compute that you apply to it, therefore, the more effective or the more capable your model will become. तो यस, जो मॉडल होते हैं, जितने भी AI के मॉडल हैं, वो चाहे चैट GPT की बात करें या जेमिनाई की बात करें या और मॉडल्स की बात करें, तो इसमें यही होता है कि जितना ज़्यादा लार्ज स्केल डेटा पे ये ट्रेंड हुए होंगे, मतलब ये जब डिप्लॉय होते हैं, जब हम लोगों के यूज़ में, जब कंज्यूमर के यूज़ में आने से पहले जो प्री ट्रेनिंग होती है, तो उसमें जो मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डेटा के साथ इसको जो ट्रेंड किया जाता है, तो उसकी यहाँ पे बात हो रही है कि जो प्री ट्रेनिंग मतलब डिप्लॉय होने से पहले के जो डेटा होते हैं जिस पे कि इनको इतना ट्रेंड किया जाता है. Scaling law continues. What's really amazing is that now we're moving towards, of course, and the internet is producing about twice the amount of data every single year as it did last year. I think in the next couple of years humanity will produce more data than all of humanity has ever produced since the beginning. अब आप समझ सकते हैं कि ये क्या बात हो रही है. मतलब इधर पिछले 2-3 सालों में इतना डेटा, लाइक लास्ट ईयर जितना डेटा जनरेट हुआ है उसका ट्वाइस इस साल हुआ है. उससे पहले जितना था उसका ट्वाइस लास्ट ईयर हुआ था. यानी कितना ज़्यादा डेटा जनरेट हो रहा है. और क्यों हो रहा है? क्योंकि AI आया है. तो जब AI आता है, आप कोई भी इसमें जो इनपुट डालते हैं तो उससे जो आउटपुट आता है वो क्या है? वो आउटपुट वही तो डेटा है, वही तो जनरेट हो रहा है. तो जो इतना सारा डेटा जनरेट हो करके आ रहा है, तो जेनसेन का कहना है कि अभी तक डेटा AI के थ्रू या और भी फ्रेमवर्क के थ्रू जितने डेटा आ गए हैं, उतना तो मतलब पूरे लाइफ में जो डेटा बना होगा वो इधर AI के आने से जितना जनरेट हुआ होगा वो उसके इक्वल होगा.
कैन यू इमेजिन कि कितना ज़्यादा डेटा जनरेट हो रहा है, और उसको कैसे मॉडल्स को उन सारे डेटा को ट्रेन भी तो करना पड़ेगा। यानी आज किसी एआई मॉडल को यदि कोई कंपनी बना रही है तो अभी तक के जितने डेटा होंगे उस पर वो ट्रेन कर रहे हैं, लेकिन अगले साल तो वो और भी मतलब मल्टीफोल्ड होता रहेगा, मल्टीप्लाई होता रहेगा, उतने डेटा को उनको ट्रेन करना पड़ेगा। And so we're still producing a gigantic amount of data, and it's becoming multimodal. Video and images and sound, all of that data could be used to train the fundamental knowledge, the foundational knowledge of an AI. But there तो यही होता है कि कोई भी मतलब मॉडल जो बनता है उसका फाउंडेशन जो बनाने के लिए ट्रेन किया जाता है, वो चाहे इमेजेस के फॉर्म में, वीडियो के फॉर्म में, टेक्स्ट के फॉर्म में, जितना दुनिया में डेटा होते हैं उससे मतलब जिस पे वो बन रहा है एआई उससे रिलेवेंट वो सारे डेटा से को ले करके उसे ट्रेन किया जाता है। In fact, two other scaling laws that has now emerged, and it's somewhat intuitive. The second scaling law is post-training scaling law. Post-training scaling law uses techniques like reinforcement learning, human feedback. Basically, the AI produces and generates answers based on a human query. The human then, of course, gives a feedback. It's much more complicated than that, but that reinforcement learning system with a fair number of very high-quality prompts causes the AI to refine its skills. It could fine-tune its skills for particular domains. It could be better at solving math problems, better at reasoning, so on and so forth. And so it's essentially like So जो प्री ट्रेनिंग था वो तो पहले ट्रेन होता है जब मतलब एआई हम लोगों के पास, कंज्यूमर्स के पास नहीं आता है, लेकिन उसके बाद पोस्ट ट्रेनिंग होती है। पोस्ट ट्रेनिंग कैसे होती है? जब वो डेटा आ जाता है, मतलब जब वो मॉडल आ जाता है, चाहे वो चैट जीपीटी की बात करें, जब चैट जीपीटी पे हम लोग कोई भी क्वेरी करते हैं तो उससे जो आउटपुट आता है उससे फिर वो लर्न करता है। तो दिस इज द पोस्ट ट्रेनिंग। हम लोग जो फीडबैक देते हैं उससे वो लर्न करता है। तो ये सारे जो होते हैं ये पोस्ट ट्रेनिंग होते हैं किसी भी मॉडल को ट्रेंड करने के लिए। और इसमें भी कोई मॉडल जो होता है अब डिफरेंट सब्जेक्ट के लिए, सपोज मैथ्स में है तो मैथ्स से रिलेटेड फीडबैक लेता है और वो उसमें ट्रेंड होता है। साइंस से रिलेटेड तो उसको लेता है फीडबैक और उसको अपने आप को ट्रेंड करता है। a mentor or having a coach give you feedback after you're done going to school. And so you get tests, you get feedback, you improve yourself. We also have reinforcement learning AI feedback, and we have synthetic data generation. These techniques are rather akin to, if you will, self-practice. You know the answer to a particular problem, and you continue to try it until you get it right. And so an AI could be presented with a very complicated and a difficult problem that is verifiable functionally, and it has an answer that we understand. Maybe proving a theorem, maybe solving a geometry problem. And so these problems would cause the AI to produce answers, and using reinforcement learning, you would learn how to improve itself. That's called post-training. तो जैसे एक टीचर होता है वो स्टूडेंट्स को मतलब बार बार सिखाता है कि मतलब ये चीज़ को ऐसे करो फिर वो करते हैं, वैसे यहाँ पर भी पोस्ट ट्रेनिंग में जब हम लोग फीडबैक देते हैं तो वो उससे लर्न करता है, और लर्न कर करके अब जो भी नई आने वाली चीज़ें होती हैं उसको भी वो सॉल्व करने की कोशिश करता है या सॉल्व करता है। सिंथेटिक डेटा की जो बात हो रही है या जो एआई के सेल्फ लर्निंग की भी बात हो रही है, तो अभी लास्ट फ्यू मंथ से इस पे भी बात चल रही है, या कुछ मॉडल्स हैं जो कि ये स्टार्ट भी कर दिए हैं कि खुद ही वो सेल्फ मतलब विदाउट फीडबैक, एक तो होता है कि हम लोग फीडबैक देते हैं उससे लर्न करता है, दूसरा अब एआई अपने आप से ही लर्न करता है। यदि आप कोई भी क्वेरी देते हैं उसे गलत करते हैं, ऐसा ही करते हैं, तो उससे वो खुद ही लर्न कर रहा है। मशीन लर्निंग जो मॉडल है उसके थ्रू वो खुद ही लर्न करता है। नाउ लेट्स see the next model. Next scaling law. It requires an enormous amount of computation, but the end result
produces incredible models. We now have a third. So this is the best thing in post computing, जो अभी हम लोग बात कर रहे थे, मतलब पोस्ट ट्रेनिंग में, कि उसमें होता है। अब जैसे रीजनिंग मॉडल्स की बात करें, जैसे जेमिनाई प्रो की बात करें, या चैट जीपीटी O1 मॉडल की बात करें, या O3 की बात करें, तो ये सारे रीजनिंग मॉडल हैं। इसमें बहुत सारा डेटा लगता है ट्रेन करने को, और ये जब ट्रेंड होके आ भी जाते हैं तभी भी आप जो इनका रीजनिंग मॉडल देखेंगे तो उसमें देखते हैं थिंकिंग आता है। थिंकिंग मॉडल मतलब उसमें दिखाता है कि पहले वो मॉडल थिंक करता है, उसके बाद आपको रिप्लाई देता है, और लेता है लाइक 20, 30, 40 सेकेंड से लेता है, उसके बाद आपका रिप्लाई आता है। सो इट्स गुड दैट दे आर लर्निंग, दे आर टेकिंग टाइम। और होता क्या है कि किसी भी क्वेश्चन को आंसर करने के लिए एक तो होता है डायरेक्ट आंसर कर देना, तो डायरेक्ट आंसर ना करके बल्कि उसके कॉन्सेप्ट को समझे, उसके लॉजिक को समझे, भले ही थोड़ा टाइम दे, एंड देन उसके बाद वो आंसर पे आए। वो ये सारे होते हैं पोस्ट ट्रेनिंग डेटा के मतलब एग्जाम्पल्स। Law. And this third scaling law has to do with what's called test time scaling. Test time scaling is basically when you're being used. When you're using the AI has the ability to now apply a different resource allocation. Instead of improving its parameters, तो हम लोगों ने प्री ट्रेनिंग की बात कर लिया, पोस्ट ट्रेनिंग भी देख लिया। अब यहाँ पे बात हो रही है जो टेस्ट टाइम स्केलिंग यानी रीजनिंग जो आने वाले टाइम में हो रहा है या कुछ मॉडल से लेके आ रहे हैं, तो उसकी बात हो रही है यहाँ पे। it's focused on deciding how much computation to use to produce the answers it wants to produce. Reasoning is a way of thinking about this. Long thinking is a way to think about this. Instead of a direct inference or one-shot answer, you might reason about it. You might break down the problem into multiple steps. You might generate multiple ideas and evaluate. Your AI system would evaluate which one of the ideas that you generated was the best one. So yes, so जो टेस्ट टाइम स्केलिंग की बात हो रही, इसके एग्जाम्पल्स हैं O1 मीन्स रीजनिंग मॉडल, या O3 रीजनिंग मॉडल, या जेमिनाई का प्रो मॉडल। सॉरी, जो मैंने पहले बोल रहा था कि रीजनिंग मॉडल पोस्ट ट्रेनिंग में आता है, उसमें नहीं आता है। ये आता है टेस्ट टाइम स्केलिंग में, जहाँ पे रीजनिंग की बात होती है, यानी कोई भी आंसर देने से पहले वो मॉडल उस पे थॉट देता है, सोचता है, चेन ऑफ थॉट की बात होती है, थिंक करता है और फिर जाके आंसर देता है। लाइक जेमिनाई प्रो या चैट जीपीटी का मतलब ओपन एआई का O1 या O3 मॉडल की बात करें, तो वहाँ पर उसकी ये बात हो रही है कि उसे बोलते हैं टेस्ट टाइम स्केलिंग। Problem step by step, so on and so forth. And so now test time scaling has proven to be incredibly effective. You're watching this sequence of technology and all of these scaling laws emerge as we see incredible achievements from ChatGPT to O1 to O3 and now Gemini Pro. All of these systems are going through this journey step by step of pre-training to post-training to test time scaling. तो आप देख सकते हैं कि कैसे मतलब प्री ट्रेनिंग से लेके टेस्ट टाइम स्केलिंग की बात यहाँ पे हो रही है, जहाँ पर कि डेटा मतलब मॉडल आने से मतलब प्री ट्रेनिंग जो होता है उससे लेकर के जितना उसको ट्रेन करने में टाइम या डेटा यूज होता है, पोस्ट ट्रेनिंग में जैसे होता है, और टेस्ट टाइम स्केलिंग में जो कि रीजनिंग मॉडल की यहाँ पर बात हो रही है।